Hello friends, our today's topic is contract costing. Intermediate, BCom, MCom, CS, CEnter, हर लेवल में ये चैप्टर कवर होता है। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, सपोज यू आर कॉन्ट्रैक्टर, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और कॉन्ट्रैक्टी के लिए आप कोई बिल्डिंग या कोई और स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो नाउ यू वांट टू फाइंड आउट योर प्रॉफिट, तो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग आपका उसमें हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग का टॉपिक काम का है टू असेस द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉस्ट है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, तो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के लिए कोई बिल्डिंग या कोई और स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, ये इसको क्या पे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करने जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के लिए कोई बिल्डिंग, कोई रोड, जैसे गवर्नमेंट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए रोड कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं या कोई और प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टी, या कोई प्राइवेट किसी बिजनेस प्रीमाइसेस को बना रहे हैं या किसी का रेजिडेंशियल हाउस, तो कॉन्ट्रैक्टी आपको सीपी यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करेगा, आप उसके ऊपर अमाउंट एक्सपेंड करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर एक साथ कई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो नंबर दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 102, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नंबर 103। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मान लो करोल बाग में, कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है सपोज लक्ष्मी नगर में, कोई एक और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है प्रगति मैदान एरिया दिल्ली में, तो वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना चाहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है लॉन्ग पीरियड के, लॉन्ग ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर टाइम लगता है, तो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो विद इन ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, कोई नेक्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक भी कंटिन्यू रहते हैं। तो कॉस्ट का ब्रेकअप अलग अलग स्टडी करना होगा ताकि इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट या लॉस क्या स्टेटस है वो फाइंड आउट कर सकें। तो अलग अलग फिर वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो वो बिल्डर है या कॉन्ट्रैक्टर है उसकी बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट नाम 101 का अकाउंट, 102 का अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 103 का अकाउंट, ये अलग अलग अकाउंट बनाता है वो इंडिविजुअली प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करके पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 से मुझे कितना, सपोज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 से क्या आया, 101 से प्रॉफिट आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट 102 से भी प्रॉफिट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 102 से भी प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ले आएगा। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 103 से कॉन्ट्रैक्ट लॉस, 103 से लॉस है, वो कुछ जो कॉमन खर्चे हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च जो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट या ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वो सारे इधर। जो अब नॉर्मल लॉसेज हैं, अब नॉर्मल लॉसेज जैसे आप फाउंडेशन लेवल में जो है कंसाइनमेंट पढ़ते थे, तो अब नॉर्मल लॉस जो होता है वो इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट का लॉस ना ट्रीट करके पूरे बिजनेस के कॉमन P&L में लाया जाता है। तो अब नॉर्मल लॉस, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मशीन चोरी हो गई, कोई मटेरियल लॉस्ट हो गया, वो अब नॉर्मल लॉसेज इंश्योरेंस एडजस्ट करके इधर, तो उसे पता लगेगा पूरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है। तो ये एक प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। तो इस तरह से अपने को यहाँ स्टडी करना है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है या हमें लॉस है, वो स्टडी करने अपन जा रहे हैं। क्या करेगा कॉन्ट्रैक्टर, डिफरेंट उसके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक गोडाउन में रॉ मटेरियल रखेगा सेंटर लोकेशन पे, जिस जिस कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए वहां भेज देगा।
जिस जिस कॉन्ट्रैक्ट में जरूरत है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे सामान खत्म हो गया, कोई जैसे सपोज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई वहां पे सीमेंट खत्म हो गया तो मेन स्टोर रूम से पूछा तो वहां भी खत्म है, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एक्स्ट्रा वहां से मंगवा लो, वहां पे कॉस्ट कम हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी, तो वो मालिक तो एक ही है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, फायदा नुकसान पता लगेगा, और इसके अबनॉर्मल लॉसेस भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट को बेयर नहीं करने, वो कॉमन P&L में आएगा। तो हर कॉन्ट्रैक्ट का इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएगा, कुछ कॉमन खर्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टाइजमेंट वगैरह के, ठीक है, वो सब आपने डेबिट करने हैं, अबनॉर्मल लॉसेस भी कॉन्ट्रैक्ट्स के। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल और मशीन, वो भी इधर, कि कई बार क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है, तो कोई पड़ोस में कोई और बिल्डर आया, कहता जी सीमेंट चाहिए, तो आपने महंगा बेच दिया, तो वो जो प्रॉफिट है वो इस बिल्डिंग बनाने का इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, वो प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन अकाउंट में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल या मशीन। कई बार कोई प्लांट एंड मशीनरी फायदे में बेच दी वो, और कोई लॉस में बेची तो वो लॉस भी इधर आ जाएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल या प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि अगर मैं कहूं 102 नंबर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कोई छोटी मशीन है जिसकी कॉस्ट 10,000, हमने बेच दी सोल्ड एट 9, क्या ये 1000 लॉस इस बिल्डिंग को बनाने का लॉस है क्या? ये बिल्डिंग से रिलेटेड लॉस नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, ये तो मशीन बेचने का लॉस है। ये लॉस कौन सा अकाउंट बेयर करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 1000 लॉस कॉन्ट्रैक्ट में ना आके बल्कि कहां चला जाएगा ये 1000? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, कॉमन P&L से पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अब ये कौन कर रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसके काम का है? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी मालिकों का कोई मतलब नहीं इससे। मान लो मैं एक बिल्डिंग बनवा रहा हूं, तो मैंने तो एक मैप बनाया उसका मॉडल आर्किटेक्ट साहब से, और उसको दिखा दिया भी ये बनानी है, सारा मैप के अकॉर्डिंग सारा सामान तेरा, सीमेंट वुडन का सब कुछ तेरा, ठीक है, प्लम्बर ये वो इलेक्ट्रिशियन सब तेरा, तू बता पैसे। वो कहता है सर 50 लाख लूंगा, तो मुझे तो 50 लाख देने, मेरा कौन सा फायदा नुकसान? मैं तो ओनर हूं उस बिल्डिंग का, मैंने तो उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देना है, फायदा नुकसान तो किसका है? कॉन्ट्रैक्टर का। कि अगर 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और उसकी बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट 48 आई तो उसे 2 लाख बचेगा, 40 लाख आई तो उसे 10 लाख बच जाएगा, 51 लग गई तो उसको लॉस हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस किसके लिए फाइंड आउट करना है? कॉन्ट्रैक्टर के लिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर आप स्टडी करने जा रहे हैं ये फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में व्हाट्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो फाइंड आउट करना है। कॉन्ट्रैक्टी को इससे कोई मतलब नहीं, उसको तो अपनी बिल्डिंग बनानी है, पैसे देने हैं। तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सिविल कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी डिस्कशन करने जाएंगे नॉर्मली, ठीक। वैसे एक टॉपिक आता है अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह पर बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि नॉर्मली कहां परफॉर्म हो जाते हैं? इंडोर परफॉर्म होते हैं, इंडोर परफॉर्म। जैसे कि आपने एग्जांपल सच एज टेलर से एक ड्रेस बनानी है तो वो कपड़ा भी लगाएगा, सब लगाएगा, ड्रेस बना देगा, ठीक है। कोई चेयर बनवानी है, वुडन भी उसका, सब कुछ उसका, लेबर भी, और अपने को वो वुडन चेयर बना के दे देगा। तो इस तरह की कोई चेयर बनानी है, ड्रेस बनानी है, तो ये शायद 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 1 दिन में, या 2 दिन में परफॉर्म हो जाएंगे छोटे कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए जॉब कॉस्टिंग का टॉपिक है वो स्टडी करते हैं सेपरेटली। फिलहाल मैं जॉब कॉस्टिंग, छोटे कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, ड्रेस बनाने के, चेयर बनाने के, टेबल बनाने के, कोट पैंट बनाने के डिस्कस नहीं कर रहा, दैट इज अ पार्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। मैं बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लार्ज अमाउंट
लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है वो देखते हैं इन बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ये है ही बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर लोगों के लिए। तो उसकी बुक्स में वो कौन सा अकाउंट बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस ही फाइंड आउट करना है एक नॉमिनल अकाउंट की तरह। चलो तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या। डेबिट और क्रेडिट साइड की स्टोरी वही है, क्रेडिट साइड एक्सेस नॉमिनल अकाउंट की तरह तो प्रॉफिट, डेबिट साइड एक्सेस तो लॉस। तो आपको क्या करना है, तो कोई भी बिल्डिंग बनानी है, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा। तो मटेरियल पेड प्लस आउटस्टैंडिंग, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग। मान लो किसी से मटेरियल खरीदा, पेमेंट देनी है, तो वो भी खर्चा तो हो गया ना, चाहे दे दी। ये बाजार से खरीदा, मटेरियल स्टोर रूम से भी आ सकता है, मटेरियल फ्रॉम स्टोर रूम या अदर जॉब, अदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अदर जॉब मीन्स अदर कॉन्ट्रैक्ट। देखो बाजार से खरीद लिया मान लो 50 का, एक कॉमन स्टोर रूम है, वहां पे माल पड़ा है, वहां से आ गया या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आया, तो वो भी खर्चा है, वो इधर लिख दो। कितना कंज्यूम हुआ, 70। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, एंड में मुझे कह रहा है बाय मटेरियल रिटर्न। कुछ मटेरियल कहता है जी 3000 का वापस कर दिया, और कुछ कह रहा है बाय मटेरियल एट साइट, साइट पे बचा पड़ा है 7। एक बात बताओ, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट का नंबर रख लिया, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 मान लो, कॉन्ट्रैक्ट 101 पे 70 का मटेरियल भेजा आपने, 3 का उन्होंने वापस भेज दिया, जरूरत नहीं थी, या रिटर्न कर दिया, या ट्रांसफर टू अदर जॉब या अदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी और नंबर कॉन्ट्रैक्ट को भेज दिया, तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और कुछ बचा पड़ा है। तो मटेरियल कंज्यूम कितने का हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं मटेरियल कंज्यूम निकालो, तो आप कंज्यूम कितना कहेंगे, आप कहेंगे सर 50 डेबिट और 20, 70 का भेजा, उसमें से 3 का वापिस आ गया प्लस 7 का बचा पड़ा है, तो कंज्यूम नेट डेबिट कितना है, 60,000 इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, 60,000 रुपये मटेरियल की कॉस्ट है। क्लियर, 60 का ही लगा है मटेरियल, देख लो। ओके, अब अगर मैं थोड़ा और चेंज कर दूं, मैं कहता हूं ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड एट ₹4,000। आप देखो साल के बीच में एक 5,000 वाला मटेरियल हमने कितने में बेचा है, 4,000 में बेचा है, 1,000 का लॉस। तो क्या हमारा मटेरियल बेचने का काम है, नहीं, हम तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये जो लॉस है 5 वाला 4 में बेचा, ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस पूरे बिजनेस का जब ये बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस में, टू लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड, कितने रुपए, 1,000, तो 1,000 रुपए का लॉस। इस कॉन्ट्रैक्ट से तो कंजम्पशन कम नहीं होगी, यहां पे आप क्या लिख दोगे, बाय सेल ऑफ मटेरियल, कितने रुपए, सेल ऑफ मटेरियल आप कहेंगे 4,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ले जाएंगे, 5,000 माइनस 4, कितने रुपए, 1,000। कहने का मतलब नेट कंज्यूम कितना हो गया, देख लो आप, देखो 50 प्लस 20 70 में से 3 वापिस आ गया या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया, 7 बचा पड़ा है 60, माइनस कितनी कॉस्ट वाला चला गया, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5 है ना, 4 प्लस 1 5 कॉस्ट है ये। ओके, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड। तो अपना नेट कंज्यूम कितना हुआ, हमारा नेट कंज्यूम यहां पे 65 हुआ, देख लो नेट कंज्यूम कितना हुआ, 65, क्योंकि ये बेचने का फायदा नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस का मैटर है। इसलिए या तो आप इस तरह से 2 बार में एंट्री कर दो, सेल ऑफ मटेरियल 4 बाय लॉस P&L से गया 1, तो नेट कितना हो गया अपने आप 65, या इसकी जगह आप ये 2 ना लिख करके सीधा एक बार बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, कितने रुपए, 5।
ये पी एंड एल का मैटर है कि 5 वाला 4 में बिका 1 का लॉस। यहां पे आप सीधा एक ही बात, बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड 5, अपना 70 में से इस बिल्डिंग पे कितना कंज्यूम हुआ, 15 कम करके 55,000, ये 55 रह गया क्या, यस 55, तो हमारा 55,000 का कंज्यूम हुआ। अगर ये 5 वाला 6 में बेचा होता तो अगर मैं यहाँ बाय सेल 6,000 लिखूंगा तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस 1 लिखना पड़ेगा, यानी नेट तो मेरा 5 का मटेरियल कम हुआ। तो छोड़ो आप सेल 6, इधर प्रॉफिट, आप इधर बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड 5 लिखो, बात खत्म। वो पी एंड एल का मैटर है, प्रॉफिट लिखना। क्लियर? देखो चलो मैं मान लेता हूं कि हमने 5 वाला 6 में बेचा या 5 वाला 7 में बेचा, तो आप अगर ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड 5 लिख दो, अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का काम खत्म हो गया कि 5,000 रुपये का कॉस्ट का माल अपना कंज्यूम हो के 55, इधर क्या आ जाएगा 2 का प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। कितने का बेच दिया, 7 में बेच दिया 5 वाला, कितना प्रॉफिट 2। एक तो ये मेथड, अगर आप इसकी जगह लॉन्ग कट करना चाहते हैं तो वो भी सही है, फिर आप इधर क्या लिखोगे, बाय सेल ऑफ मटेरियल, कितने रुपए लिखोगे 7, इधर क्या लिखोगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, 7 माइनस 5 कितना 2,000। एक ही बात है, यानी क्रेडिट तो नेट 5 ही होना है, 7 लिखा तो इधर 2, नेट कितना हो गया 5। या फिर ना ये लिखो ना ये लिखो, ज्यादा बेटर है आप क्या लिखो, बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, कितने रुपए 5,000, बस 55 हो गया, बात खत्म। समझ आया ना, एक ही बात है, जैसे भी करो। हाँ, अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हो जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे उसकी बर्डन नहीं आनी चाहिए। फिलहाल आप देखो कि अपना सामान कितने का कंज्यूम हुआ है, 55 का, ओके, सेल वाला पॉइंट भी हो गया। पर मैं कह रहा हूं नहीं, 3,000 का सामान लॉस्ट हुआ है, तो बाय पी एंड एल क्या चीज, अबनॉर्मल लॉस, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट भी कह सकते हो, चोरी हो गया 3,000। इसका मतलब ये माल इधर जुड़ा हुआ है, इधर क्रेडिट, तो इसका इफेक्ट इस पे नहीं आया। जैसे कंसाइनमेंट किया करते थे आप, जितने की कॉस्ट उतना क्रेडिट, ताकि इस लॉस का इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 पे ना आए। तो ये क्रेडिट कर दिया, कहां जाना है, अबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, कितने रुपए 3,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस का मैटर है। समझे बात, यहां पे कंज्यूम 3,000 और कम हो गया, अब नॉर्मल लॉस। तो ध्यान से देखो तो इस कॉन्ट्रैक्ट में नेट डेबिट कितना, इधर का टोटल 70, इधर का टोटल कितना है 18, तो इधर 17 इधर 18, तो नेट कितना, डेबिट में 70,000, क्रेडिट में टोटल 18,000, तो नेट देखो तो कंज्यूम कितना हुआ 52,000, अपने आप हो जाएगा ये एडजस्ट। क्लियर? अब अगर कोई ये कह दे कि इसका इंश्योरेंस था 3,000 का लॉस कॉस्ट और इंश्योरेंस वालों ने कह दिया 1 हम दे देंगे, तो ये पी एंड एल का मैटर है कि पी एंड एल में 3 नहीं, कितना आएगा 2। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कोई मतलब नहीं इंश्योरेंस से, क्योंकि उसको मतलब है कि इस बिल्डिंग पे मटेरियल कितना लगा, उससे मैटर करता है, वो अपना मैटर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट से कंसर्न है, कितनी कॉस्ट का माल। तो अब आपको दिख रहा है नेट 52 कॉस्ट का सामान इस बिल्डिंग पे लग गया है। ओके, फिर दूसरा कंपोनेंट मटेरियल के बाद लेबर, लेबर या वेजेस कह लो, ये पेड प्लस आउटस्टैंडिंग। ये स्टोरी बिल्कुल वही है जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में पेड है प्लस जो पे करना बाकी। मैं कहता हूं कि वेजेस हमने 60 दे दी या 40 दे दी, 10 देनी है तो 50 कर दो, 30 दे दी, 10 अभी आउटस्टैंडिंग है तो 40 कर दो, यानी हमारी कॉस्ट तो 40 लग गई ना, नहीं दी तो दे देंगे। ठीक, और वही केस प्रीपेड है तो लेस कर दो। मान लो मैं कहता हूं कि इसमें 5,000 नेक्स्ट ईयर की है तो प्रीपेड लेस कर लो, वो थ्योरी वही है लेबर। इसके अलावा ओवरहेड लग सकते हैं और खर्चे। एक और बात, इसमें प्लांट एंड मशीनरी,
अब ये कब लगाई आपने प्लांट एंड मशीनरी? सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 बिटवीन मार्च 20 को ये बन रहा है। तो हमने मशीन जो लगाई 1 अप्रैल 19 को ही लगा दी थी 1 लाख की मशीन, ठीक है, 1 लाख की मशीन। अब मैं कह दूं कि सारे साल में कोई मशीन बेची नहीं, कोई पार्ट कोई लॉस नहीं हुआ, बस एंड में ये मशीन बची पड़ी है, तो लिख दो बाय प्लांट एट साइट। प्लांट साइट पे डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वो कह रहा है 10% पर एनम है। तो आप इधर बची हुई मशीन कितनी लिख दो, 1 लाख माइनस 10% पर एनम डेप्रीसिएशन हो गया, तो मशीन कितने की बच गई, 90। तो नेट देखो आप, डेबिट है प्लांट कितना, प्लांट जो है डेबिटेड तो हो गया 1 लाख, क्रेडिट कितना इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट कितना हो गया 90। तो अपने आप देखो ना, नेट डेबिट कितने रुपए, नेट डेबिट 10,000 क्या शो करता है, एक्सपेंस या डेप्रीसिएशन, वो अपने आप एडजस्ट हो गया। क्रेडिट साइड कम रहेगी 10,000 रुपए, डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट एक्सेस नॉमिनल अकाउंट की तरह क्या है, लॉस, खर्चा, नुकसान। तो 10,000 रुपए का यहां पे क्या आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है। कुछ लोग इसकी जगह ऐसे भी कर सोचते हैं कि अगर सर ऐसे लिख दें हम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 ये बन रहा है कि सर हम ऐसे करें अगर यहां पे कि भाई टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट ही लिखें सर हम 10,000 रुपए, पूरा प्लांट लिख के बचा हुआ इधर ऐसा, हाँ एक ही बात है। ट्रेंड ये है कि अगर पूरा प्लांट यहां पे इंस्टॉल कर दिया है तो पूरा लिखो, एंड में बचा हुआ लिखो, नेट इफेक्ट डेबिट क्रेडिट का वही 10,000 आना है, ऐसे लिखोगे तब भी वही आना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट उसका रहने वाला है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी थ्योरी को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो एक बात और, इसमें भी मटेरियल की तरह लॉस, अबनॉर्मल लॉस, मैं अगर कह दूं कि ड्यूरिंग द ईयर, डेट दे दूं, मैं कहता हूं एज ऑन 1 अक्टूबर 2019 प्लांट हैविंग कॉस्ट 20,000 सोल्ड एट ₹15,000, या आपने बेच दिया सपोज 22,000 फायदे में। तो ऐसा है कि प्लांट आपने यूज तो किया ना, तो आप देखो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट सोल्ड कितना बनता है, 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट का प्लांट है, 10% पर एनम उसके ऊपर क्या है, डेप्रीसिएशन है, तो 6 मंथ्स यूज कर लिया ना आपने, 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर कितना डेप्रीसिएशन हो गया 1। तो WDV ऑफ प्लांट सोल्ड कितनी है, जो प्लांट बेचा उसकी WDV देखो कितने रुपए की WDV उसकी बनती है, देखना 20 वाले पे 1,000 डेप्रीसिएशन हो गया 6 मंथ्स का, तो आप देखेंगे कि उसकी WDV बनती है 19,000 WDV वाला प्लांट है जो अपन ने बेचा। तो बेस्ट तो यह है कि सोल्ड एट कितने में है, वो सोल्ड एट 22, कितना प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ऑन प्लांट सोल्ड 3,000। पर ये फायदा नुकसान किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने इधर बाय सेल ऑफ प्लांट डाला, प्लांट एंड मशीनरी 22, तो आपको इधर कितना करना पड़ेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, कितने रुपए का, ऑन प्लांट सोल्ड, प्लांट सोल्ड पे 3,000 का क्या आ रहा है, प्रॉफिट। तो नेट तो 19 ही कम हुआ ना, इधर कितने जुड़े हुए हैं, जो प्लांट बेचा इधर एडेड है 20,000, इधर एडेड है 20, तो अपन ने 1,000 तो नुकसान उठाना है डेप्रीसिएशन, तो इधर 19 का प्लांट करो क्रेडिट, या तो 19 करो या 22 करोगे तो 3 इधर करो, नेट कितना बन गया ये 22 और 3 का 19। बात यह है दोनों ही सही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आप बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट लिखेंगे, कितने रुपए 3,000, वहां तो आना ही है प्रॉफिट। तो मर्जी आपकी, आप डबल करें तो ये, नहीं तो इसको छोड़ो, आप
इसको छोड़ो, बेस्ट लोग ये करते हैं बाय वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, कितने रुपए 3। ऐसा करने से क्या होगा, 19,000 वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड 19। ऐसा करने से अपने को ये डबल इफेक्ट नहीं दिखाना पड़ेगा। हमारे लिए इधर 20 एडेड है, 20 एडेड है, 19 मैंने इधर लिख दिया, तो नेट डेबिट कितने रुपए रह गया 1000। अगर मैं ऐसे करूंगा कि सेल 22 तो 3 इधर करूंगा तो नेट तो 19 ही आएगा ना, तो वो 1000 तो इफेक्ट खर्चा हमने उठा लिया। एंड में लिखो प्लांट एट साइट कितना बचा पड़ा है, देखो अब देखो 1 लाख में से 20 वाला गया, कितनी कॉस्ट 80 पे भी तो 10% डेप्रीसिएशन लगाना है आपने। डेप्रीसिएशन नहीं लगाओगे क्या 10%, आप इसको डेप्रीसिएट करोगे 10% तो 72। तो नेट इफेक्ट देखो कि नेट आपका प्लांट एंड मशीनरी की अगर बात करूं तो डेबिट में कितना 1 लाख, क्रेडिट में कितना 19 एक फिगर है, 72 एक फिगर है, तो कितना हो गया 91। ये 1 लाख ये 91, तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना डेबिट हो गया, टोटल डेप्रीसिएशन 9000 डेबिट हुआ। तो रियल में डेप्रीसिएशन 9 ही है, जो बेचा 1 उसका 20 वाला 19 का रह गया था और 80 वाला 72 रह गया, तो टोटल डेप्रीसिएशन तो 1 + 8 9 ही है। तो अपने आप इफेक्ट बराबर हो गया, इधर 1 लाख इधर 19 + 72 91। नेट डेबिट कितना, ये वाला 9000, ये अपने आप नुकसान है, खर्चा है। समझ आया, इस तरह से आपको सोचना है। और देखो इसी में थोड़ा और चेंज कर रहा हूं, ये तो चलो बेचना था बेच दिया, ठीक है, अपने सीधा ये बेस्ट रहता है कि वैल्यू उसकी डालो, कितने वाली वैल्यू का बेचा, बस। अब एक और बात, मैं कहता हूं प्लांट लॉस्ट हुआ, मैं कह रहा हूं वैल्यू ऑफ या कॉस्ट ऑफ प्लांट लॉस्ट, प्लांट चोरी हो गया, मशीन चोरी होगी, या तो डेट ऑफ लॉस बता दे तो उतनी देर का डेप्रीसिएशन काट के लिख देता हूं। मैं कहता हूं ये जो चोरी हुई है 1 जनवरी 2020 में हुई है, तो कितनी कॉस्ट वाला प्लांट था 10 वाला, तो आप 10,000 पे डेप्रीसिएशन लगाओगे, 10% पर एनम पेपर में दे रखा है, तो 1 जनवरी 1 अप्रैल से लेके 9 मंथ्स हो गए, तो 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन 750 रुपये हो गया। तो WDV ऑफ प्लांट लॉस्ट कितने रुपए, कितनी WDV वाला है, तो आप कहेंगे 10,000 - 750, 9250 WDV वाला चोरी हुआ। तो आप ये अब नॉर्मल लॉस कहाँ ले जाएंगे, बाय P&L अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए 9250, ये यहाँ आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी लॉस्ट 9250, ठीक। तो अब देखो इधर प्लांट कितने का जुड़ा हुआ है जो चोरी हुआ 10, इधर 9250, तो एक्सेस डेबिट 750 रुपये वो क्या है, लॉस है, अब नॉर्मल लॉस ऑफ मशीन। अब प्लांट लाख रुपए में से 20 वाला बेच दिया, 10 वाला चोरी हो गया, नेट 70 वाले पे साल भर का 10% डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, तो कितना बच गया 63,000। तो आप डेबिट क्रेडिट का खेल देख सकते हो, कितना डेबिट कितना क्रेडिट, कैसे देखना। प्लांट एंड मशीन इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है, डेबिट कितना 1 लाख, क्रेडिट कितना, कुछ तो बेचा 90 WDV क्रेडिट है, जो चोरी हुआ उसकी वैल्यू 9250 है, जो 70 वाला पड़ा है वो 63 है। तो आप देखोगे नेट क्रेडिट कितने रुपए का है, 19 + 9250 + 63, ये है 91,250, ये है 1 लाख। तो नेट डेबिट कितने रुपए हुआ, यहां से देखेंगे आप, तो नेट डेबिट 8750 हुआ, ये डेप्रीसिएशन है, ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है, ये डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन देख लो। डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट का टोटल बनता है 91,250, तो जो बेचा उसका 1000, जो चोरी हुआ उसका 750, तो टोटल डेप्रीसिएशन 1001 हुआ, ये 8750 का देखो 1, जो चोरी हुआ वो, प्लस जो पड़ा है 70 वाला उस पे 7,
तो सब मिला के टोटल 8750 का डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। क्लियर? ऑटो एडजस्टेड है ये इस तरह से, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस, अगर बाय चांस यहां डेट ना हो, वैल्यू ऑफ प्लांट लॉस 10, डेट है ही नहीं, लो डेट ऑफ लॉस है ही नहीं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो यहां पे कितने लिखूंगा 10, यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि शुरू में ही साल के हो गया चोरी। क्या करें अब, डेट तो बताए ना कब चोरी हुआ या आग लगी कब लगी, तो डेप्रीसिएशन लगा ही नहीं पाऊंगा जब डेट नहीं पता, बस फिर तो यही आएगा। तो इससे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि फिर डेप्रीसिएशन नहीं लग पाया इस पे। तो आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92, और हमारा ये जो डेप्रीसिएशन है वो 8 रह जाएगा, ये चीज़ खत्म होगी। फिर ये डेप्रीसिएशन टोटल कितना हो गया, 8, क्योंकि इस पे नहीं लगा पाया ना, डेट ऑफ लॉस या डेट ऑफ फायर नहीं है अपने पास। तो मटेरियल हो, याद रखना मटेरियल हो या मशीन, दोनों का अबनॉर्मल लॉस कहाँ जाना है, P&L, बाय P&L। मटेरियल का तो सारा ही, मशीन की डेट है लॉस की तो उस डेट तक का डेप्रिसिएशन काट के बैलेंस WDV क्रेडिट करनी है। पर डेट ऑफ लॉस नहीं है मशीन की तो पूरी कॉस्ट डाल दो, मानो इन द बिगनिंग ही लॉस हुआ है। ओके, जो बेचा वो फायदा नुकसान P&L का है, चाहे मटेरियल बेचा चाहे मशीन बेची, तो आपको तो जितनी वैल्यू का है क्रेडिट कर देना है। मटेरियल पूरा, मशीन कब बेची वहां तक का डेप्रिसिएशन काट के बची हुई वैल्यू क्रेडिट कर देनी है। बचा हुआ मटेरियल, बचा हुआ प्लांट यहां पे लिख देंगे, प्लांट है तो डेप्रिसिएशन काट के लिख देंगे, ठीक। तो कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सर हम डेप्रिसिएशन सोल्व करके डेबिट कर लें, हाँ कर सकते हो, वो भी सही है, बात एक ही है। ये सेल्फ एडजस्टमेंट का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। चलो, प्लांट हो गया, उसके अलावा कोई और ओवरहेड हो सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट खर्चे, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और भी हो सकते हैं वो, जैसे कि कभी कभी हमें कह देगा कि कोई सुपरवाइजर रखा है निगरानी के लिए, उसका रेशो के अकॉर्डिंग बांट दो, कि एक बंदा रखा है, बाइक दे दी, वो सारी जगह राउंड लगाता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं कि भाई कोई वर्कर मस्ती तो नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, तो वो राउंड लगाता है, तो उसकी सैलरी को सभी कॉन्ट्रैक्ट में रेशो में बांट दिया जाए, वो हो सकता है खर्चा, ठीक है। या कोई शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस को सभी में बांटा जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई है तो गोडाउन के एक्सपेंसेस वगैरह, बिजली के बिल वगैरह, तो जो भी खर्चे इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं वो इसमें डेबिट किए जा सकते हैं। कभी कभी अपा क्या करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं आगे, सब कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट, जैसे पूरी बिल्डिंग का कोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है मान लो 20 लाख रुपए, ठीक है, या चलो पूरी बिल्डिंग का मैं कर लेता हूं 4 लाख है। तो हमने क्या किया, कुछ काम सब कॉन्ट्रैक्टर से करवा लिया आगे, पूरी बिल्डिंग के हमें कितने पैसे मिलने हैं 4, लेकिन हमने क्या किया, छोटा छोटा काम प्लम्बर का किसी और को आगे आउटसोर्स कर दिया कि तू कर दे, हमसे पैसे ले ले। कोई और काम है पेंटिंग का किसी से करवा लिया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर रख लिया आपने, उसको पैसे दिए, तो वो भी तो आपकी कॉस्ट है, तो वो भी यहाँ पे डेबिट किया जा सकता है। कभी कभी कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, एक्स्ट्रा वर्क डन ऐसा होता है कई बार, मान लो बिल्डिंग बन रही है, मालिक ने आके कह दिया कि सर टॉप फ्लोर पे एक सीमेंट का बेंच बना दो एक्स्ट्रा, पहले बात नहीं हुई, आप कहते हो ऐसे कैसे बना दो, अपनी तो बात ही नहीं हुई इसकी। वो कहता है यार इतनी बड़ी बिल्डिंग तो इससे बनवा रहे हैं, क्या इसके भी पैसे लेगा, तो आप कहते हो तो लूंगा ही, जब बात ही नहीं हुई, सीमेंट लगेगा इसमें, लोहा लगे, और भी सामान लगेगा, लेबर लगेगी, लूंगा। अगर तो आपका उस पर खर्चा हुआ सपोज 7000 और मालिकों से उसकी बात होगी या 9000, मालिकों ने कहा उसके 10,000 रुपये अलग से दे देंगे, तो बाय काम हो गया, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी से लेने हैं 10,000 एक्स्ट्रा वर्क के, फायदा नुकसान अपने आप आ गया एक्स्ट्रा वर्क का। मान लो 9 लग गया, आपको 7 ही मिल रहे हैं, तो बाय कॉन्ट्रैक्टी 7, लॉस आ जाएगा 2 का। अभी तो क्या है 1000 फायदा, इसका अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था आपने कि मैं एक्स्ट्रा बेंच बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, इतने पैसे लूंगा, तो वो पैसे मिलेंगे इधर। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टी जिद्दी होता है, वो कहता है एक्स्ट्रा काम तुझे करना होगा और मैं कोई पैसा नहीं देता, लड़ाई और मोल लेने वाली बात है,
तो आप सोचते हो चल यार होता है, ऐसे भी बंदे मिलते हैं, कर दो यार कहीं और कमा लेंगे, तो आपको पैसे मिल ही नहीं रहे, बाय कॉन्ट्रैक्ट ही करना ही नहीं, क्योंकि इस एक्स्ट्रा काम के पैसे नहीं मिल रहे, तो आपको तो जेब से खर्चना है, थोड़ा हल्का फुल्का मटेरियल लगा के वो आपको सीमेंट का जो बेंच बनाना है या कोई मंदिर बनाना है या कोई और काम, तो वो खर्चा आपकी पॉकेट से लगेगा, डेबिट ही होगा, क्रेडिट कुछ नहीं, क्योंकि उसके कोई पैसे मिलने वाले नहीं है। तो कोई सुपरवाइजर की सैलरी, कोई कॉमन स्टोर के खर्चे हो गए, बिजली के खर्चे हो गए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन और एडवर्टाइजमेंट ये P&L कॉमन P&L का खर्चा है, यहां आना ही नहीं, लेकिन कभी कभी हमें कह देगा कि नहीं कुछ इसके शेयर में आने हैं एक्सपेंस, तो लिख देंगे हम लोग इस तरह। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, इसकी वर्क कॉस्ट निकालना चाहो तो वर्क कॉस्ट कैसे निकलती है, वर्क कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लो, इसमें थोड़ा यहां शिफ्ट कर देता हूं, प्लांट एट साइट मान लो 63, ठीक है, मैंने कहा कि ये सामान आपका 150 का लगा था, ये लगे थे ओवरहेड 30,000, तो देखते हैं आप नेट वर्क कॉस्ट, ये बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, कितने में पूरी हुई है देखते हैं। हमारा 150 का मटेरियल लगा, 20 एक और खर्च लगा, ठीक, 40 एक लगा, 1 लाख का प्लांट लगाया हमने, 30 एक लगाया, ये हो गया 3,40,000 मटेरियल, लेबर और बाकी ओवरहेड लगा के इस कॉन्ट्रैक्ट पे 340 अपना दिख रहा है, पर 340 खर्च नहीं है, क्योंकि अपा इसमें से 3000 का मटेरियल वापस कर दिया हमने, 5 का मटेरियल बेच दिया, 7 का साइड पे पड़ा है, ठीक है, और 3000 का अबनॉर्मल लॉस वो कम करो, P&L में आएगा, और मशीन का 19 कम करो, 10 कम करो, 63 कम करो, तो मुझे दिखता है कि ये 2,30,000 की कॉस्ट है, ठीक। ये इसको बोलते हैं बाय वर्क कॉस्ट कैरी डाउन, बाय वर्क कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट है, यानी ये बिल्डिंग पूरी हो गई है कितनी कॉस्ट में, 230, मतलब मटेरियल, लेबर और बाकी ओवरहेड, टू वर्क कॉस्ट ब्रॉट डाउन कितने रुपए, 230, लेकिन और ये बिल्डिंग बाय कॉन्ट्रैक्टी से कितने पैसे लेने हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टी काउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने रुपए लेने हैं कॉन्ट्रैक्टी से, आपने 4 लाख लेने हैं, तो बाकी 170 का क्या आ गया, यहां से प्रॉफिट आ गया, कितना 170, क्योंकि यहां से 4 लाख मिलने और 230 कॉस्ट है, 170 प्रॉफिट। कभी कभी ऐसा भी होगा, कहता कुछ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे वर्क कॉस्ट के ऊपर लगाने हैं परसेंटेज, यहां पे कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस का शेयर सभी कॉन्ट्रैक्ट को उठाना है, मुझे कह रहा है वर्क कॉस्ट का 10% लगाओ, तो वर्क कॉस्ट का 10% कितना हो गया, 23, तो फिर देखेंगे प्रॉफिट कितने आते हैं, 4, ये तो क्वेश्चन में बताया होगा, 4 लाख में से कम करके बाकी प्रॉफिट कितना आता है, बैलेंसिंग फिगर आप देख सकते हो, कितना प्रॉफिट, 4 लाख माइनस 230 माइनस 23, तो 1,47,000 का यहां से हमारा प्रॉफिट रहा, इस तरह से। तो मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बताया कि कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनना है तो वो किस तरह बनना है, मेन कॉस्ट, क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे लेवल में, तो क्या मटेरियल लगता है, ठीक है, स्टोर से आए, स्टोर में भी तो पैसे दे के आएगा, कई बार कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, शहर के बीच में एक स्टोर रूम बना लेता है, गोडाउन, उसमें बल्क में माल भर लेता है, फिर जिस जिस कॉन्ट्रैक्ट को जरूरत है स्टोर रूम से भेज देता है, लिख लिया जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में इतना भेजा इतना भेजा, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट होने पे, स्टोर में भी ना होने पे मार्केट से भी खरीदा जाता है, कभी किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से मंगवाया जाता है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से मंगवाओगे तो खर्चा बढ़ेगा, किसी और कॉन्ट्रैक्ट को दोगे या स्टोर में वापस करोगे तो खर्चा कम हो जाएगा, ठीक। कोई मटेरियल लॉस होगा तो P&L में जाएगा, अब नॉर्मल लॉस, कुछ बेचोगे तो जितनी कॉस्ट है वो क्रेडिट कर दो, क्योंकि फायदा नुकसान P&L का है, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, ठीक। फिर और खर्चा है लेबर पेड एंड आउटस्टैंडिंग, फिर और खर्चा है मशीन का डेप्रिसिएशन वगैरह, टूल्स का, पूरा प्लांट यहां लगा दिया, लिख दो, उसमें से जो चोरी हुआ, आग लगी तो डेट है तो डेप्रिसिएशन काट के लिख लो, डेट नहीं तो इन द बिगिनिंग लॉस मान लो,
पूरा ही कॉस्ट P&L में ले जाओ। बेचा तो उसकी कॉस्ट क्रेडिट कर दो, फायदा नुकसान P&L जाने। मान लो 20 वाला 18 में बेचा, आप बाय सेल 18 लिखोगे तो बाय P&L आपको 2 लिखना पड़ेगा। बेटर है बाय वैल्यू ऑफ प्लांट लॉस्ट या सोल्ड 20, ऐसे चलो, ठीक। प्लांट साइट पे बचा पड़ा है, डेप्रिसिएशन काट के वो लिखो। और खर्चे, ओवरहेड, सुपरवाइजर की सैलरी, कोई सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को वो खर्चा, कोई एक्स्ट्रा वर्क डन का खर्चा है तो वो, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क के कोई मिल गए पैसे तो बाय कॉन्ट्रैक्टी से लेने हैं, क्रेडिट नहीं है तो बस डेबिट खाली, ओके। कोई और शेयर ऑफ अदर एक्सपेंस है कोई वो, ठीक। तो ये किया तो क्या गया अपना पूरा कॉस्ट, इसको वर्क कॉस्ट कह सकते हैं, ब्रॉड डाउन कर लो। अगर कोई और खर्चा नहीं तो बाय कॉन्ट्रैक्टी जितने पैसे लेने हैं, चाहे कैश अभी मिले या मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख, डिफरेंस से फायदा नुकसान। कभी कभी वर्क कॉस्ट के ऊपर एक परसेंटेज लगा देता है, कोई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च की तो लगा लो, फिर डिफरेंस से प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर लो। तो सिंपली तो ये फॉर्मेट है, इस तरह से ही क्वेश्चन आप इसके करेंगे, ठीक। एक कंप्लीट हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट, वो तो बड़ा ही सिंपल है। अभी एक टॉपिक इसमें आएगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल टू बी कंप्लीटेड, कंप्लीट हुआ नहीं, स्टिल टू बी कंप्लीटेड, तो उस टॉपिक को मैं अभी देखूंगा। पहले फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर ले। तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स अटैच्ड हैं, प्लीज आप वो जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन से उनको डाउनलोड कर लें, देन आफ्टर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें पेज 1 पे ही फॉर्मेट है, मटेरियल स्टोर से आया, परचेज किया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आया, वेजेस पेड और आउटस्टैंडिंग, कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है पेड एंड आउटस्टैंडिंग, प्लांट पूरा लिखो तो एंड में बचा हुआ या ट्रांसफर वाला, या सिर्फ डेप्रीसिएशन निकाल के लिखना है तो डेबिट क्रेडिट प्लांट नहीं करना, सीधा टू डेप्रीसिएशन डालना है, वहाँ पे है। एक्स्ट्रा वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कोई और ओवरहेड है वो सब, आउटस्टैंडिंग ऐड करो, प्रीपेड लेस वो सब आ जाएगा। राइट में मटेरियल के केसेस क्या हैं वो मैंने बता दिए, प्लांट के लॉस या सेल के वो बता दिए, डिफरेंस से प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट अभी मैं पढ़ूंगा, अभी तो मैंने कौन सा फॉर्मेट डिस्कस किया है, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो गया तो उसमें कैसे आप फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी स्टोरी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ड्यूरिंग द ईयर, उससे रिलेटेड है, देखते हैं थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर इनकम्प्लीटेड वाले पे आते हैं। इट्स अ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है उसमें इलस्ट्रेशन 3 जो है आप डाउनलोड कर लो, नोट्स उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 3 में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड है, नहीं हो सकता अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। राइट अप कॉन्ट्रैक्ट नंबर 200 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये इंफॉर्मेशन है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर 200 बनाना है तो हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर उसका है 200। इसके लिए क्या प्रॉफिट एंड लॉस है वो स्टडी करने हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन इसने हमें प्रोवाइड की है, पर्टिकुलर एंड रुपीज। देखते हैं, हमें कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल 39,600 का इस पे अपन ने लगाया है 39,600। फिर कह रहा है वेजिस 26,400 की वेजिस एम्प्लॉय कर रहे हैं हम इसमें, ओके। देन आफ्टर कह रहे हैं प्लांट, स्पेशल प्लांट लगा रहे हैं, कितने रुपए का 17,600 का। स्टोर इशूड, स्टोर से सामान आया है, स्टोर इशू मीन स्टोर रूम से सामान इशू किया गया है 7040 का। कोई छोटे मोटे टूल्स हैं, लूज टूल प्रोवाइडेड हैं, कितने रुपए के 3,300 के, ओके। फिर कह रहा है कि ट्रैक्टर की कॉस्ट, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली यूज होता है ना सामान जहां पे लाना करना है,
ट्रैक्टर के एक्सपेंसेस ऐड कर लो कि कौन कौन से हैं। 2200 एक हैं, फिर मटेरियल लगा है वही ऑयल वगैरह, फिर ड्राइवर को दिए हैं 3520, फिर कह रहा है कि और भी खर्चे हैं डायरेक्ट ट्रैक्टर से रिलेटेड ये। तो सारे ट्रैक्टर के खर्च 2200, 3520, 2640 ऐड कर लो, 8360 ट्रैक्टर से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट 13 वीक में पूरा भी हो गया, कह रहा है 13 वीक में, और जो प्लांट है एंड में उस पे 15% ओरिजिनल कॉस्ट का, पर एनम नहीं लिखा, प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाना है 15%, बस क्लियर लिखा इसने। प्लांट एट साइट पर एनम कुछ नहीं है, प्लांट लगाया था हमने 17600, उस पे 15% कट कर लो बस। 15% पर एनम कहता ना तो मैं 13 वीक का करता, लेकिन वो कह रहा नहीं, बस 15% ओरिजिनल कॉस्ट में से कट कर दो। वो कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट का 15% डेप्रिसिएशन है। ओके, लूज टूल कितने के बच गए? लूज टूल एट साइट, साइट पे लूज टूल बच गए हमारे कितने रुपए के? 22। तो ध्यान से देखो कि प्लांट 17600 वाला 14960 हो गया, तो डिफरेंस डेबिट क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। टूल 3300 वाले 22 के बचे, तो नेट डेबिट कितना हो गया? 33 माइनस 22 1100, इस तरह। फिर कहता है स्टोर रिटर्न, स्टोर रूम में माल वापस चला गया, स्टोर रिटर्न 890, तो स्टोर से आया कितने का माल था? 7040, 890 का वापस गया तो बाकी कंज्यूम हो गया। ट्रैक्टर 20,000 का है जिस पे डेप्रिसिएशन 15% पर एनम लिखा है, तो या तो पूरा ट्रैक्टर या डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर लगा लो। कितने रुपए का ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर है 20,000, इस पे क्लियर कह रहा है 15% पर एनम डेप्रिसिएशन है, तो 13 वीक में पूरा हो गया, तो 3000 का 1/4 750। आप चाहो तो 20,000 का ट्रैक्टर इधर, ये ट्रैक्टर पूरा का पूरा टू ट्रैक्टर 20, यहां पे क्या लिख देंगे? बाय ट्रैक्टर एट साइट। 20 में से डेप्रिसिएशन काटते हैं हम, 20,000 का 15% पर एनम 3000, और 13 वीक का कितना? 750, तो 19,250 इस तरह से कर दो, या तो ये करो या सीधा डेप्रिसिएशन करो, मर्जी आपकी, दोनों से रिजल्ट सेम है। ट्रैक्टर पूरा लिखो तो बचा हुआ इधर, या सिर्फ डेप्रिसिएशन। पर एनम है याद रखना, और मशीन में प्लांट में पर एनम नहीं है, वो कह रहा है जी टोटली इतना है बस, ठीक है, वो इशू फॉलो करना। और देखते हैं बस, फिर इसके बाद कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च वर्क कॉस्ट का 10% है, तो वर्क कॉस्ट में सोल्व कर लेता हूं क्योंकि एक एक्सपेंस वर्क कॉस्ट पे है। बाय वर्क कॉस्ट कैरी डाउन, आज तक की वर्क कॉस्ट कितनी है इस कॉन्ट्रैक्ट की देख लेते हैं। वर्क कॉस्ट, ठीक, डेबिट में 39,600, 26,400, 17,600, 7040, 3,300, 8,360 और 750, 103,050 एक क्रेडिट का टोटल है। तो डेबिट के टोटल और क्रेडिट के टोटल का डिफरेंस देखते हैं, 22 और 890, 85,000 इज द वर्क कॉस्ट अप टू डेट। आज तक कितना खर्चा लगा? टू वर्क कॉस्ट ब्रॉट डाउन 85, कहते नहीं थोड़े ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस भी लगाओ, तो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस का शेयर कितना है? 85,000 का 10% वो कह रहा है एक्सपेंसेस का शेयर है 8500। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, तो बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, मालिकों का अकाउंट डेबिट करो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी सीपी से। तो कितने का कॉन्ट्रैक्ट था ये? 1 लाख का, तो डिफरेंस से क्या गया? प्रॉफिट एंड लॉस। 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, अपना सारा कुछ मिला के जो खर्चे हैं वो आ गए 93,500, तो प्रॉफिट यहां से कॉन्ट्रैक्ट का कितना आ गया? क्रेडिट साइड एक्सेस है 6,500, तो ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। समझ आया ये? किसी को भी डाउट? फॉर्मेट की प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इस तरह से यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारा ये जो क्वेश्चन
कोई भी डाउट इसमें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो बोलो। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जो मेन क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड ही नहीं है। ओके, तो आप बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं कर सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड था तो इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड तो हम क्या करते थे, हम अगर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या कर रहे थे, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लिख रहे थे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ही अमाउंट लिख देते थे, डिफरेंस से प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता था। एक सिचुएशन ये थी, लेकिन अब सिचुएशन है इफ कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं कई कई साल चलते हैं, इज इनकम्प्लीटेड एट एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर जो चल रहा है उसके एंड में बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। तो इस केस में जो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, सपोज हम बना रहे हैं 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2020, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपए है या 15 लाख रुपए है, 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, हम खर्चे कर रहे हैं, सपोज हम मटेरियल लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, प्लांट लगाया है, अदर एक्सपेंस लगाए हैं, सपोज 7 लाख ये लगाया है, 3 लाख ये लगाया है, 2 लाख 1 लाख 13। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मटेरियल लॉस्ट भी है, सोल्ड भी है, एट साइट भी पड़ा है, सब कुछ जो भी क्रेडिट करते हैं हम लोग वो सारा क्रेडिट करो, मान लो 120, ठीक। और यहाँ कह रहा हूँ जो प्लांट लॉस्ट हो गया, सोल्ड हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, साइट पे बचा पड़ा है, सब मिला के 80। तो आप देखो वर्क कॉस्ट, वैसे तो लगता आज तक की वर्क कॉस्ट कितनी है, आज तक की वर्क कॉस्ट अगर देखो तो ये 13 लाख है, और वो कितना है टोटल आज तक का 2। तो नेट अगर वर्क कॉस्ट देखो बाय वर्क कॉस्ट कैरी डाउन, ये कब तक की, अप टू 31 मार्च 2020 तक की वर्क कॉस्ट कितनी आ गई, 11 लाख। 11 लाख की वर्क कॉस्ट अपनी पता लग गई। यहाँ से देखो इधर कितना 13, उधर भी कितना 13। आप इस वर्क कॉस्ट को ब्रॉड डाउन कर लो, आज तक की वर्क कॉस्ट के ब्रॉड डाउन कितने रुपए की, 11 लाख। लेकिन यहां बाय कॉन्ट्रैक्ट 15 नहीं करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये नहीं कि 4 लाख का प्रॉफिट आ गया 15 का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, अभी बिल्डिंग बीच में है। तो ये कितना काम हुआ कितना नहीं, इसके लिए क्या आर्किटेक्ट साहब को बुलाना होगा, वो देख के बताएंगे कितना काम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही मालिक लोग प्रोपोर्शनेट पैसे देंगे। सारे पैसे तो 15 लाख देंगे नहीं आपको, फिर आप तो लेके गायब हो जाओगे। तो वो प्रोपोर्शनेट पैसे मिलेंगे। और वो आर्किटेक्ट साहब ये नहीं कि साल के लास्ट डे आए, मान लो उनको बड़ा सिटी है कहना पड़ता है, उसी हिसाब से थोड़े दिन पहले उनको जब टाइम मिलता है वो आ जाते हैं। मान लो वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट साहब ने वर्क सर्टिफाइड किया ऑन 20 मार्च 2020 को। उन्होंने कहा 20 मार्च को कि मेरे अकॉर्डिंग जो काम है वो 90% हो गया है, 90% उन्होंने कहा काम हो गया है। तो इसका, या 80% कहा काम हो गया है, 80%। इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड, उनके अकॉर्डिंग जो वर्क सर्टिफाइड है वो 20 मार्च तक, पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 15 लाख, उसका 80% यानी उनका कहना है कि 12 लाख रुपए का काम हो चुका है आउट ऑफ 15 लाख। कब तक, उन्होंने 20 को आया और उन्होंने बता दिया। तो यहां पे आपको बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में लिखना है वर्क सर्टिफाइड, कितने रुपए का, 12 लाख का। ठीक, क्या उनके आने के बाद आप काम बंद कर दोगे, काम थोड़ी बंद करोगे, बिल्डिंग तो पूरी करनी है। चलो आज उन्होंने कह दिया कि इतना काम हुआ है, मालिक लोग उसको देते कितने हैं, कैश रिसीव्ड आउट ऑफ वर्क सर्टिफाइड,
मान लो मालिक लोग हमें 90% पैसा देते हैं, तो कितना काम वर्क सर्टिफाइड कितने का हुआ? वर्क सर्टिफाइड हुआ जो लो, वर्क सर्टिफाइड हुआ 12 लाख, ठीक है, वो हमें 90% देते हैं, तो हमें 10,80,000 रुपये मिल गया होगा। 10% पैसा रोक लिया मालिकों ने, रोकेंगे, उनको होता है कल को बीच में ना चला जाए, तो कोई चिंता नहीं, बाकी के पैसे फिर आ जाएंगे। वैसे काम कितने का हो गया? 12 लाख। लेकिन उस आर्किटेक्ट के आने के बाद भी काम चलता रहा, क्योंकि बिल्डिंग तो आपने पूरी बनानी है। मान लो उसके बाद यानी कि ये 20 मार्च से लेके 21 मार्च से लेके टू 31 मार्च 2020, इन दिनों में यानी लगभग 11 दिन हो गए, लगभग 11 दिन। तो इसमें कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आप निकाल लें, अनसर्टिफाइड यानी काम तो हुआ बट आर्किटेक्ट साहब अब नहीं आएंगे, वो अगले साल आएंगे। इस काम पे कितना पैसा लगा है? इस काम पे मान लो मैं कहता हूं 50,000 रुपया लगा है, तो इसका मतलब वर्क अनसर्टिफाइड कितने का है? 50। ये 12.5 लाख कर दो। इससे ये मतलब निकलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें प्रॉफिट कितना हो गया, चेक करो। हमें जो प्रॉफिट हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट में 1.5 लाख का हो गया। कैसे पता लगा? देखो बैलेंसिंग फिगर, 1.5 लाख रुपए का आइडिया है, प्रॉफिट हो गया। ये ऐसे पता लगा कि हमारे तो 31 मार्च तक पूरे काम के 11 लाख लगे, पर आर्किटेक्ट तो आके कंफर्म कर गया था किस डेट को? 20 मार्च को, कि भाई 80% यानी 12 लाख का काम हुआ है, चाहे कैश कम मिला है पर काम 12 लाख का हुआ है। ठीक, तो आप मुझे बताओ कि वर्क कॉस्ट अप टू 31 मार्च 2020 कितने रुपए की है? 11 लाख रुपए की है। क्या आप मुझे वर्क कॉस्ट अप टू 20 मार्च 2020 बता सकते हैं? हाँ, 11 लाख में से लास्ट के 11 दिन के जो एक्सपेंसेस हैं वो निकाल फेंको। कितने रुपए के हैं वो? 50। इसका मतलब तो ये हुआ कि 11 महीने 20 दिन तक वर्क सर्टिफाइड हुआ, आर्किटेक्ट आया, उस दिन तक हमारा खर्चा 11 लाख नहीं है, 11 लाख तो 31 मार्च तक है। लास्ट के 11 दिन का खर्चा पेपर में दिया होगा 50,000 रुपये मान लो। इसका मतलब साल भर के खर्चे हैं 11 लाख वर्क कॉस्ट। लास्ट के 11 डे के एक्सक्लूड कर दूं तो 10.5 लाख रुपए खर्चे हैं आर्किटेक्ट के आने तक के। तो वर्क सर्टिफाइड उसने उस दिन तक कितना किया? उसने 12 लाख का किया। तो इससे साफ पता लगता है कि आर्किटेक्ट के आने तक हमारी कोस्ट 10.5 लाख है, ना कि 11। वो तो लास्ट के 11 दिन के खर्चे हैं 50,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना दिखता है उससे? 1.5 लाख रुपए। ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्योंकि आपने 11 डाला साल के लास्ट तक की कॉस्ट, उसमें से लास्ट के 11 डे की जो कॉस्ट है आपने क्रेडिट कर दी। तो ये 11 लाख, ये 50 क्रेडिट, नेट कितना हो गया? 1050। जबकि वर्क सर्टिफाइड 12 लाख है, तो 1050 और 12 लाख का डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, जो कि प्रॉफिट है कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का। यहां से आपको प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर? ये अपने आप बन जाएगा, वो बना के नहीं दिखाना है। मैं तो आपको मीनिंग समझा रहा हूं कि 11 लाख साल का एंड तक का खर्चा है। तो आर्किटेक्ट साल के लास्ट डे आया होता तो ये पंगा ही ना होता अनसर्टिफाइड का। आर्किटेक्ट साहब बिजी हैं, वो ऐसे नहीं है कि लास्ट डे काम खत्म हो गया अब तब आप 31 तारीख को बुला लो, 31 मार्च को नहीं। तो उनको क्या है, पहले ही बुलाना पड़ता है। वो आगे 20 मार्च को, उन्होंने उस दिन तक बता दिया भी काम 80% हुआ है। 15 लाख का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, 80% 12 लाख का काम हुआ है। तो उस दिन तक की कॉस्ट देखो ना, साल के लास्ट तक की नहीं। तो उस दिन 20 से लेके 31 मार्च तक के खर्चे जो हैं कॉस्ट है वो 50, वो निकाल दें 11 में से, तो बाकी कॉस्ट कौन सी बच गई? ऑटोमेटिकली नेट डेबिट, वो बच गई नेट डेबिट 10.5 लाख, जबकि ये 12 लाख है। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए अपने आप। यानी एक बात सोचने की है कि इसमें तो प्रॉफिट है 12 लाख में, क्यों? क्योंकि ये 80% किसका किया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, यानी इसमें प्रॉफिट है तो ही तो ये 150 आया। लेकिन अनसर्टिफाइड हमेशा ही किस पे होता है? कॉस्ट पे। कोई मुझे ये कहे कि भाई तूने जो ये 50,000 का एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम किया है, खर्चा किया है, ये पक्का कल को वर्क सर्टिफाइड 60 का होगा, ये काम 60 वाला है, इसका 4% है, ऐसा कुछ।
मत परवाह करो, क्या पता आर्किटेक्ट आके क्या कहे कल को ना कहे। तो इसके अंदर प्रॉफिट नहीं गिनना चाहिए, इसे कॉस्ट पे लेना चाहिए, नेट कर देगा कॉस्ट को ताकि डिफरेंस से प्रॉफिट आ जाए। रही बात कैश कितना मिला वो एक अलग इशू है, वो मिल जाएगा कल को बाकी का। तो वर्क सर्टिफाइड इस तरह आपको कभी कभी इसका अकाउंट बनाने को भी कह देता है, ठीक, इसको इस स्टाइल में कर लो। कुछ लोग वर्क कॉस्ट नहीं निकालते, वो क्या है और देखना, और कुछ लोग ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट काउंट इसी का यही क्वेश्चन है, ऐसे भी बना सकते हो। देखना क्या, आपने मटेरियल लिखा कितने रुपए 7 लाख, आपने लेबर लिखी कितने रुपए की लेबर है 3 लाख, आपने इसमें प्लांट लिखा कितने का 2 लाख, अदर ओवरहेड लिखे 1 लाख, इधर आपने मटेरियल रिटर्न है, सोल्ड है, लॉस्ट है 120 लिखा, आपने इधर प्लांट लिखा लॉस सोल्ड या साइट पे पड़ा 80। मैंने तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया, वर्क कॉस्ट निकाल के नीचे ले आया, इसकी बजाय आप यही सीधा बाय वर्क इन प्रोग्रेस कर सकते थे। वर्क सर्टिफाइड 12 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड जो है 50। आप इसको वर्क कॉस्ट को ब्रॉड डाउन करके फिर लिख रहे हो, इसकी बजाय डायरेक्ट भी लिख सकते थे सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड 1250। तो इससे आप देखो डायरेक्ट भी आ सकता था, ये 1450, इधर भी कितना आएगा 14,50,000। तो आप देखेंगे 1,50,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर कितना प्रॉफिट आ गया 150। एक ही बात है, मैंने और कर दिया है, वो एक स्टेप कम है, ये एक स्टेप ज्यादा मैंने इसलिए बनाया, ना बनाओ चाहे सारा कुछ पता है डायरेक्ट लिखो। ये स्टेप मैंने इसलिए बनाया जैसे बाय चांस उस क्वेश्चन की तरह जो मैंने अभी करवाया था क्वेश्चन नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हो तो वर्क कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज तो लगाने पड़ जाएं। आगे जाके कुछ क्वेश्चंस में अनसर्टिफाइड मिसिंग देगा ये, तो इसकी कॉस्ट निकालने में भी ये स्टेप हेल्प करेगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट निकाल के एक स्टेप एक्स्ट्रा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये स्टेप बनाना पड़ेगा। तो सभी में बना लो चाहे, या फिर अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, सारा कुछ गिवन है, तो आप ना बनाओ ये स्टेप, सीधा बाय वर्क इन प्रोग्रेस करके चल सकते हैं। चलो, तो वो तो एक ही बात है। दूसरा केस है इसमें कि कभी कभी ये अकाउंट पूछ ले आपसे वर्क इन प्रोग्रेस का, तो बना लेते हैं, इसमें कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं है। इधर मैंने लिखा बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, तो इधर वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें क्या लिख दूंगा, इधर बाय वर्क इन प्रोग्रेस, तो इधर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख दूंगा, कितने रुपए 12,50,000, बस बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,50,000, 1250। और मालिकों का अकाउंट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कितने पैसे ले लिए थे आपने कॉन्ट्रैक्टी से, बाय बैंक कितना कैश ले लिया था आपने, आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ था 12 लाख, ठीक है, उसमें से उन्होंने सपोज क्वेश्चन में लिखा है 90%। ऐसे ही होता है, आप भी कोई बिल्डिंग बनाओगे तो क्या कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में पूरे पैसे रख दोगे, आप थोड़े रिटेन कर लेते हो। रिटेंशन मनी जरूरी है ताकि वो कल को काम छोड़ के ना भागे। तो आपने 10% पैसा रिटेन कर लिया, तो आपने उसे 1080 दिया, कोई नहीं दे देंगे फिर जब बिल्डिंग पूरी होगी, तो 1080, तो बस 1080 इसको हमने, काम तो भी पूरा नहीं हुआ, बैलेंस निकला 1080। तो ये दिखाता है कि मालिकों से 1080 एडवांस आ गया, पर मालिकों का मैंने 1250 का काम किया है। अगर बैलेंस शीट बनाए तो उसमें ये ऐसे दिखा सकता है, ये लायबिलिटीज, ये एसेट्स, कैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस, कि मैंने काम कर रखा है 1250 का, लायबिलिटीज में क्या दिखा दो कॉन्ट्रैक्टी, या इसमें से कम करके दिखा दो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, क्योंकि उसका बैलेंस क्या है क्रेडिट, कितना 1080। भाई मेरे को अभी तक 1080 मिले हैं, 12 लाख का तो आर्किटेक्ट ने कह दिया काम हो गया, 50 मैं कॉस्ट और लगा चुका हूँ, 1250 में से मेरे हाथ में 1080 आए हैं, 170 की असेट हैं जो मेरे को फ्यूचर में पैसा मिलेगा। क्लियर? तो ये मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर ये 1250 ब्रॉड डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन
नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग चला जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट में, आगे काम और शुरू होगा। 1250 नेक्स्ट ईयर कहां चला जाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 2 वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन। क्यों? क्योंकि 1250 के आगे और खर्चे करो, फिर बिल्डिंग पूरी होगी तो 15 लाख क्रेडिट करो। वो मैं कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसमें समझ आ जाएगा। तो फिलहाल आप देखो कि क्लोज कैसे करना है बाय वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। कैश रिसीव तो इसी तरह आया था ना, कैश रिसीव कैसे आया था, कैश रिसीव आया था वर्क सर्टिफाइड का 90%। तो भाई मुझे बता रखा है कि 12 लाख का काम हुआ है, 90% मुझे 1080 आया। बाय चांस मैं 1080 दे दूं कि वर्क सर्टिफाइड का 90% 1080 आया है, तो आप यहां से क्या सोल्व कर लेंगे, वर्क सर्टिफाइड 1080 का 90% से डिवाइड करके तो वर्क सर्टिफाइड कितना आ जाएगा 12। तो वो तो एक ही बात है, कैश रिसीव दे तो वर्क सर्टिफाइड ढूंढ लेंगे, वर्क सर्टिफाइड दे तो कैश रिसीव, वो देख लेंगे। ये अकाउंट कैसे आगे एंड में क्लोज होंगे तो वो 3 ईयर का हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, उसमें बता दूंगा। फिलहाल तो यहां तक की प्रैक्टिस करो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर इनकम्प्लीटेड है तो किस तरह से वर्क इन प्रोग्रेस लिखना है। मतलब काम हमने बीच में है, प्रोग्रेस में इतने रुपए का कर रखा है, जितने आगे उससे कंपैरिजन करके दिखा दिया कि हमें 1250 में से 1080 ही आए हैं, बिल्डिंग बीच में, बाकी काम हमने ज़्यादा किया हुआ है। तो बिल्डिंग पूरी हो जाएगी तो बाकी के पैसे और ले लेना 15 लाख में से। तो वो मैं 3 ईयर का 2 ईयर का अकाउंट बनाऊंगा, उसमें समझ आ जाएगा कि एंड तक कैसे 3 ईयर में बिल्डिंग पूरी होगी, तो किस तरह से क्वेश्चन हमारा चलेगा। ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स में देखें, इलस्ट्रेशन 1, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है अंकुर ब्रदर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया 5 लाख का। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अंकुर ब्रदर ने 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और हमें कह रहा है 1 अप्रैल 13 incurred the following expenses up to 31st March 14। अप टू 31st मार्च 14 कितने रुपए खर्च कर दिए, मटेरियल है, स्टोर रूम से सामान आया है, प्लांट साइट पे भेजा है, वेजेस है, पेड, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है। तो चलो देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1 अप्रैल 13 टू 31 मार्च 14, यानी पूरा 1 साल का पीरियड है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है देखते हैं। हमें कह रहा है क्या, हमें कह रहा है मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज किया है हमने कितने रुपए 60 का, ओके। फिर कह रहा है मटेरियल स्टोर से आया, मटेरियल फ्रॉम स्टोर, स्टोर से कितने का मटेरियल आया है 40 का। फिर कह रहा है प्लांट सेंड टू साइट, प्लांट सेंड टू साइट कितने वाला प्लांट भेजा आपने 30,000 वाला साइट पे। वेजेस के रिगार्डिंग पेड एंड आउटस्टैंडिंग कितनी है ऐड कर लो, 65 पेड है, 10 की आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल वेजेस कितनी हुई 75,000, ओके। फिर कह रहा है ऑफिस के एक्सपेंसेस का शेयर होगा वो इधर प्लांट से रिलेटेड 5,000। नेक्स्ट कहता है कैश रिसीव हुआ 220 ऑन 31 मार्च विच इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 1 में कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड का 80% 220 है, तो इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना आ गया देखो आप। तो वर्क सर्टिफाइड यहां से आप देखोगे तो 220 बाई 80%, 220 बाई 80%। तो चेक कर लो कि कितने रुपए का काम अपना सर्टिफाई हो गया है। 2,75,000 का काम हमारा सर्टिफाई हो गया है, ठीक। तो बाय इसमें वर्क सर्टिफाइड आ गया 275। नेक्स्ट कह रहा है मटेरियल वैल्यू 10,000, प्लांट कॉस्टिंग 5,000, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या प्लांट लॉस की डेट है, नहीं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे ये दोनों अब नॉर्मल लॉस। मटेरियल कितने वाला 10 का, प्लांट कितने वाला 5 का, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस का मैटर है, P&L में चले जाएंगे दोनों लॉस, ओके। डेट ऑफ प्लांट लॉस्ट है नहीं तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया मैंने। आगे चलो, कह रहा है प्लांट 5 वाला स्टोर में वापस कर दिया कब, प्लांट रिटर्न ऑन 31 मार्च 14, 5,000 वाला।
तो भैया साल के लास्ट डे वापस किया है। लास्ट में देखो डेप्रीसिएशन की रेट कितनी दे रखी है 10%, तो 4500 का ही लिखो, 500 रुपये डेप्रीसिएशन हो गया। इधर 5 का है, इधर 45, तो नेट डेबिट 500 रुपये डेप्रीसिएशन हो गया है। ओके, फिर हमें कह रहा है मटेरियल साइड पे बचा पड़ा है 5 वाला, बाय मटेरियल एट साइट कितने का बचा पड़ा है 5000 का साइट पे बचा पड़ा है। और फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल 2000 वाला बेच दिया है कितने में 1 में। अगर आप बाय सेल ऑफ मटेरियल 1 लिखोगे तो बाय P&L 1 लिखो, नहीं तो आप बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड लिख दो। बस कितनी कॉस्ट वाला मटेरियल बेच दिया आपने 2000, प्रॉफिट एंड लॉस 1000 P&L में लिख देना। अगर आप सेल ऑफ मटेरियल 1000 लिखना चाहते हो तो बाय P&L 1000 और लिखना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो। अनसर्टिफाइड कितने का दे रखा है, वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, जो आर्किटेक्ट के आने के बाद के दिनों की कॉस्ट है वो सोल्व करके दे रखी है 15,000 रुपीज। ओके, फिर हमें कह रहा है डेप्रीसिएशन 10% लगाओ प्लांट पे। तो आप प्लांट एट साइट कितना बचा पड़ा है बताओ। साइट में प्लांट 30 का था, 30 में से 5 वाला चोरी हो गया, 5 वाला वापस कर दिया आपने, 20 का 10% कम करो तो 18,000। देखो आप ध्यान से प्लांट के रिगार्डिंग, प्लांट इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या पोजीशन है, डेबिट, प्लांट 30 का है, क्रेडिट, एक तो अबनॉर्मल लॉस हुआ P&L में गया, रिटर्न आ गया, साइड पे बचा पड़ा है 5 काट के 20 कॉस्ट वाला था, 20 वाला 10% डेप्रीसिएशन काट के 18, तो नेट क्रेडिट कितना है आप देखो इधर 27,500 डेबिट 30, तो नेट डेबिट डिफरेंस देखो आप इसका, तो नेट जो डेबिट है वो 2500 रुपये क्या है, टोटल डेप्रीसिएशन है, वो टोटल डेप्रीसिएशन देख लो। डेबिट में 30, क्रेडिट में 5, 45 और 18, तो नेट डेबिट कितना 2500 रुपये एक्सेस है, तो वो क्या है डेप्रीसिएशन 2 इस पे, और जो वापस किया 500 उस पे, जो चोरी हुआ उसकी तो डेट ही नहीं है, तो नेट इफेक्ट वही आता है। हम सीधा डेप्रीसिएशन लिखें या इस स्टाइल में करें। चलो वर्क कॉस्ट पूछी नहीं निकालना, सीधा लिख सकते हो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। अगर आपको 1 मिनट और लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क कॉस्ट लिख सकते हो आप यहाँ। बैलेंसिंग ये साल भर की टोटल है, अप टू कब तक की होती है 31 मार्च 14 तक की पूरी, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बना लो 60, 40, 30, 75 और 5। इस साइड का टोटल है 2,10,000, इधर भी रहना चाहिए 2,10,000, ठीक। तो आप उसमें से कम करो 15, 45, 2000, 5000 और 18, तो ये 165,500 हमारी वर्क कॉस्ट। तो इस वर्क कॉस्ट को ब्रोड डाउन करता हूं मैं, कितनी 165,500। अब लिखो बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, तो वर्क सर्टिफाइड कितने का है वो रहा 2,75,000। वर्क अनसर्टिफाइड कितने का पेपर में दिया हुआ है 15, तो टोटल 290। याद रखना ये साल के लास्ट तक की वर्क कॉस्ट है। अगर अप टू विजिट ऑफ आर्किटेक्ट देखो तो 165 डेबिट और 15 क्रेडिट, तो अप टू आपसे मैं पूछूं कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी कि अप टू विजिट ऑफ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट साहब की विजिट तक की कॉस्ट पूछूं, तो ये तो 31 मार्च तक की टोटल कॉस्ट है। टोटल वर्क कॉस्ट अप टू 31 मार्च 2014 वो तो है 165,500। उसमें से आर्किटेक्ट साहब के आने के बाद कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड वो निकाल फेंकूं तो आर्किटेक्ट साहब के आने तक की वर्क कॉस्ट कितनी है, आर्किटेक्ट साहब के आने तक की वर्क कॉस्ट 150,500 है, और वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जो आर्किटेक्ट ने बताई है वो 1,00,000
165 है ना, हाँ 275 बताई है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना दिखता है, ऐसे अगर प्रॉफिट निकालना चाहें तो प्रॉफिट 155,500 माइनस 275, प्रॉफिट 1,24,500 रुपये का दिखता है। ऐसे करना नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ मीनिंग कि भाई ये तो साल के लास्ट तक की टोटल कॉस्ट, उसमें आर्किटेक्ट साहब के आने के बाद के दिनों की कॉस्ट 15 काट दूं तो आर्किटेक्ट साहब के आने तक जो वर्क सर्टिफाइड है 275 का, उसकी कॉस्ट पूछूं तो वो कॉस्ट कितनी बनती है 150,500 पर। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग देखूं 5 लाख के हिसाब से, तो वो काम मैप के अकॉर्डिंग 275 का है। तो बाकी क्या आ गया अपने आप प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट अपने आप वही आया जो मैंने वहां समझाया है, वही प्रॉफिट बनेगा। ये 290, इधर भी कितना आना चाहिए 290, कम करेंगे तो 290 माइनस 165,500, 124,500 का प्रॉफिट है। तो ये 124,500 कैसे बनता है वो समझाने की कोशिश कि ये तो एंड तक साल की कॉस्ट है, उसमें से आर्किटेक्ट की विजिट के बाद के दिनों की कॉस्ट 15 काट दूं तो आर्किटेक्ट के आने तक की कॉस्ट है 150,500 पर। मैप के अकॉर्डिंग कितने का काम माना गया हमारा 275, कमाने के लिए बैठे हैं, काम जितनी कॉस्ट लगी उससे ज्यादा की वैल्यू का ही होगा तो ही प्रॉफिट आएगा, तो वो प्रॉफिट आ रहा है। यानी वर्क सर्टिफाइड में प्रॉफिट इंक्लूड होते हैं, अनसर्टिफाइड तो हमेशा कॉस्ट पे होता है, जिस वर्क सर्टिफाइड की वजह से ही प्रॉफिट आता है। देख लो आप चाहते तो इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन खर्च तो था ही नहीं, इस स्टेप को बनाते ही ना वर्क कॉस्ट को, इसको ऊपर पुट कर देते तो यही आ जाता प्रॉफिट, तो एक ही बात है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वर्क कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको आगे जाके, इसलिए मैंने आपको ये कॉस्ट बताई ताकि ऐसी हैबिट बन जाए आपकी कॉस्ट को वर्कआउट करने की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है ये। एक AS7 आता है सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो इंटर 2 में आता है AS7, वो भी यही डिस्कशन करता है कि कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट होते हैं इससे रिलेटेड। चलो अब देखो इसमें प्लांट चोरी हुआ और उसकी डेट नहीं थी, आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है उसमें वो डेट कोट कर रहा है ताकि आपकी ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि डेप्रिसिएशन का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 2016। तो आप यहां कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर 2016। अब 2016 है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो 1 जनवरी 16 टू दिसंबर 16 ये आपके अकाउंट बनने जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं किस तरह से इंफॉर्मेशन बता रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने रुपए का है 5 लाख का इस क्वेश्चन में। ओके, थर्ड क्वेश्चन में थर्ड इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, कह रहा है मटेरियल परचेज किया, तो लिखो मटेरियल परचेज, कितने का मटेरियल परचेज किया आपने 80,000। फिर कह रहा है मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, मटेरियल फ्रॉम स्टोर कितने रुपए का 70,000 का। फिर कह रहा है मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर के बाद पेमेंट टू लेबर, लेबर को कितनी पेमेंट दी है, लेबर को आपने 30,000 पेमेंट दी है। फिर उसके बाद कहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 के हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स वो है 5,000। डायरेक्ट में ले लो जो मशीनें हैं सीमेंट मिक्स करने वाली या लिफ्ट है किराए पे आती है, वो सारे एक्सपेंसेस आप लिख सकते हैं। चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कैश रिसीव 80% हुआ है 2 लाख, तो कैश रिसीव थर्ड क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड का 80% हुआ है, कितने रुपए का हुआ है 2 लाख, तो वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 80%, 2,50,000 का वर्क सर्टिफाइड है जिसका 80% हमें कैश 2 लाख आया है। अनसर्टिफाइड 40 का है, चलो देख लेंगे। मटेरियल रिटर्न कर दिया स्टोर में 4 का, बाय मटेरियल रिटर्न कितने रुपए का वापस कर दिया 4,000 का। फिर कह रहा है मटेरियल साइट पे बचा पड़ा है, मटेरियल एट साइट, मटेरियल साइट पे बचा पड़ा है वो 3,000 का है। फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 5, तो वेजेस में ही ऐड कर देते, चलो अब ऊपर स्पेस नहीं है
आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए की 5000। आप बढ़िया रहता वेजेस में ही ऐड कर देते आप। चलो मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो बाय कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मटेरियल लॉस्ट, ये नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस का है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे उसका बर्डन नहीं आया। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कब शुरू हुई, जनवरी 16 में। ओके, 1 जनवरी 16 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और ये दिसंबर 16 है। प्लांट कॉस्टिंग 40,000 कब इशू किया, तो प्लांट कब इशू किया है, प्लांट इशू किया है 1 मार्च 16 को। साल के शुरू में प्लांट नहीं भेजा, प्लांट 2 महीने बाद भेजा, जनवरी फरवरी के बाद 1 मार्च को भेजा। ओके, हमें कह रहा है 31 अगस्त 16 को प्लांट 2000 वाला किसी और कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो बाय वैल्यू ऑफ प्लांट ट्रांसफर। लेकिन ये ट्रांसफर कब किया है, ऑन ये कब ट्रांसफर किया है, 31 अगस्त 16। तो कितना यूज कर दिया आपने, कितने वाला प्लांट है ये 2000 वाला, तो 2000 पे डेप्रिसिएशन काटो, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10% पर annum नीचे लिखा है। कितने महीने यूज कर दिया ये, देखो 1 मार्च को लगाया, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 मंथ्स यूज कर दिया आपने, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन काट दो। 2000 का 10% 200 और 6 मंथ्स का 100, तो 2000 में 100 रुपए का डेप्रिसिएशन आपको उठाना है, तो नेट आपका कितने रुपए का ट्रांसफर हो जाएगा, 19। इससे पता क्या हुआ, इधर 2000 है उस प्लांट के जो ट्रांसफर किया है, इधर 19, तो नेट डेबिट 100 रुपए क्या है, डेप्रिसिएशन अपने आप एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है प्लांट 1000 रुपए का और चोरी हो गया, 500 का आग में खत्म, इसकी डेट है क्या कोई, नहीं, तो बाय P&L अकाउंट में प्लांट लॉस्ट। अब इसकी कोई डेट नहीं है कि डेप्रिसिएशन काटूं, 1000 और 500, ये 1500 रुपए P&L में डाल दो। सपोज के इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब इस डेट को ही हुआ है जैसे, ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। प्लांट 2 वाला 22 में बेचा, अगर आप यहां बाय सेल ऑफ प्लांट, डेट नहीं है, सेल ऑफ प्लांट 2200 लिखेंगे, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लांट पे 200 डालना पड़ेगा आपको, 2200 वाला 2000 का है ऐसे। या फिर छोड़ो, ऐसे 2 बार लिखने की बजाय आप इसको क्या कर सकते हो, इसको हटाओ, ज्यादा इजी ये है। हमें क्या मतलब फायदा नुकसान वो P&L में करेंगे, यहां तो आप क्या कर दो, बाय वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, बस 2000, फायदा नुकसान P&L जानने का। ओके, अब बताओ प्लांट एट साइट कितना बचा पड़ा है, प्लांट एट साइट 31 दिसंबर को साल का एंड हो गया, उस वक्त कितना पड़ा है, 40,000 में से प्लांट अपना 2 वाला तो किसी को दे दिया, 1500 वाला प्लांट लॉस 2 वाला बेच दिया, तो कितने वाला प्लांट रह गया, 40 में से 2000, 15 एंड 2000 कम कर दो, 34,500 वाला प्लांट, इस पे काटो डेप्रिसिएशन 10%, कितने मंथ्स का, 10 मंथ्स का, वो डेप्रिसिएशन काट दो। 34,500 का 10% पर annum, 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन काट दो, 2875 बनता है, तो 2875 काट के 34,500 माइनस 2875 डेप्रिसिएशन काट दो, 34,500 में से 31,625 वाला पड़ा है, अपने आप डेबिट हो गया। डेबिट में 34,500 वाले में से आपने 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन काटा 1 मार्च से 31 दिसंबर का, बचा हुआ प्लांट इधर 34,500 है, तो इधर 31,625, अपने आप 2875 डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो गया। अब देखो कोई यहाँ पे वो नहीं है कि भाई वर्क कॉस्ट पे कोई परसेंटेज हो, तो सीधा बाय वर्क इन प्रोग्रेस आप लिख सकते हो, एक स्टेप एक्स्ट्रा ना बनाओ चाहे वर्क कॉस्ट वाला, वो आप पे है। वर्क सर्टिफाइड कितने का है, 250, जिसका 80% मिला है 2 लाख, 20% रिटेंशन है। ओके, वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट कितने रुपए है, पेपर में दे रखी है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ढूंढो 40, तो ये कितना हो गया 290। डिफरेंस से अपने आप क्या आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, कितना 4, 3,
+4 +19 +15 +2 31,625 290, ये आ गया 338,025 338,025। एक तरह से ये प्रॉफिट अपना आ गया कितना 80 70 30 40 5,000 5,000 एंड 40,000 68,025 का। हालांकि कंफर्म प्रॉफिट ही है ये, पूरी तरह से कंफर्म तो तब होगा जब बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, क्योंकि कौन जाने अगले साल कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए, ज़्यादा खर्चे। पर फिलहाल आप P&L में ले जाओ, अगले साल हुआ लॉस तो हो सकता है वो रिवर्स हो जाएगा अपने आप। फाइनल जब बिल्डिंग पूरी हो जाएगी तो फाइनल सारे सालों का कितना प्रॉफिट है एग्जैक्ट तब पता लगता है। एक बार के लिए नोशनल जितना भी प्रॉफिट है ये प्रॉफिट मान लो P&L में ले जाओ, ठीक। कंप्लीट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आप इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्या इधर बाय वर्क इन प्रोग्रेस है तो इधर क्या आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कितने रुपए 290। देखो बाय वर्क इन प्रोग्रेस में टू कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन ये 290 बैलेंस शिफ्ट हो गया बैलेंसिंग फिगर इस तरह से 290 ठीक है, ये बैलेंस शिफ्ट हो गया। फिर आप इसके बाद आप बनाते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, देखना बाय कैश उनसे कितना पैसा मिल गया 250 का वर्क सर्टिफाइड है अगर तो 80% उन्होंने हमें दे दिया है 2 लाख, कोई बात नहीं, बाकी हिसाब तो बिल्डिंग पूरी होगी तब होगा। एक बार आपने उनसे 2 लाख ले लिए आर्किटेक्ट साहब के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, तो ये क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख। अगर कोई बैलेंस शीट में दिखाना चाहे तो बैलेंस शीट में ये एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ये वाला डेबिट बैलेंस है, और ये लायबिलिटी है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो एसेट्स लायबिलिटी में, या ऐसे वर्क इन प्रोग्रेस दिखाता है कि हमने 290 का काम किया है, और कॉन्ट्रैक्टी काउंट का बैलेंस दिखाता है कि हमने यहाँ से 2 लाख रुपए काट के देखो तो 90,000 का काम ज़्यादा किया हुआ है, हमें मिले 2 लाख है, काम तो हमने 290 का किया हुआ है। ये पिक्चर यहाँ से क्लियर होती है। क्लियर? कोई भी डाउट है इसमें तो बोलो। अभिषेक कपूर कमेंट कर रहे हैं, कोई भी इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप क्वेरी लाइव चैट में पोस्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे आपका ये कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आपने वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड इसके मीनिंग भी धीरे धीरे माइंड आपका एब्जॉर्व करने लगता है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ये कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। एक ओवरव्यू मिल गया आपके कॉन्ट्रैक्ट काउंट क्या है। अभी आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि फाइनल प्रॉफिट पूरी बिल्डिंग बनेगी तो कैसे आएगा, इसका ओपनिंग कैसे शिफ्ट होगा, कॉन्ट्रैक्टी का क्रेडिट बैलेंस है ये कैसे क्लियर होगा। तो वो 3 ईयर का क्वेश्चन करेंगे हम, 2-3 ईयर का कंप्लीट क्वेश्चन, उससे क्लियर होगी पिक्चर कि हाँ फाइनल प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर कैसे सोल्व होते चले जाएंगे। तो फिलहाल ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट उसकी स्टोरी यहां से क्लियर हो गई है। ओके, 4th क्वेश्चन नहीं होगा, ये एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते अभी हम, अभी वो कंसेप्ट करेंगे। फिलहाल जो कंसेप्ट चल रहा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पेंडिंग रखो, वो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, अभी आगे जाके उसे क्लियर करते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट है मटेरियल से, लेबर से, ओवरहेड से, और प्लांट ईयर एंड पे बचा पड़ा है, मटेरियल बचा पड़ा है वो दे रखा है।
कितने रुपए डेबिट है मटेरियल लेबर ओवरहेड में 150 टोटल 3:1 की रेशो में। कॉन्ट्रैक्ट 250 का है। आर्किटेक्ट साहब कहते हैं 15 दिन पहले, साल खत्म होने से 15 डेज बिफोर, वो कहते हैं 4/5 काम हो गया है मैप देखते हुए, ठीक। 80% कैश आर्किटेक्ट साहब के अकॉर्डिंग जो काम हुआ है मालिक देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। नोशनल प्रॉफिट P&L में कितना गया है वो 75,000 बता रहे हैं। अनसर्टिफाइड ढूंढो। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ गई है, अब तक तो क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूं, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन में मैंने आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये सब 2 लाख के दिए। मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, 2 लाख दिए। मैंने यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस में लिखा वर्क सर्टिफाइड मान लो 250, वर्क अनसर्टिफाइड मान लो 30। तो मैंने लिखा इधर सपोज क्रेडिट में कुछ भी नहीं है 280। तो हमारा यहां से जो प्रॉफिट आया 2 P&L अकाउंट, कितना प्रॉफिट आ गया यहां से 280, इधर भी कितना आना चाहिए 280, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट 80 आ गया, ठीक। ये इसकी बजाय मैं आपको अगर ऐसे दे दूं क्वेश्चन कि प्रॉफिट की फिगर गिवन है, प्रॉफिट आपको गिवन दे दूं, प्रॉफिट गिवन है सपोज 80, तो आपको कहूं कि वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो फाइंड आउट करना है, वो मिसिंग है, आपको इंफॉर्मेशन ऐसे दे दूं, तो क्या प्रॉब्लम है। आप सारी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी हैं लिखो, सपोज 2 लाख। आप बाय वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आएगा पता नहीं, ठीक, लेकिन वर्क सर्टिफाइड पता है कितने का 250। अनसर्टिफाइड नहीं पता ना आपको, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L ये गिवन है, कितने रुपए का प्रॉफिट गिवन है 80। तो आप ऐसा करो, इस 80 को पुट करो, इधर 280 बनेगा, तो 280 बनेगा, तो ये टोटल भी 2,80,000 ही बनना चाहिए बैलेंसिंग फिगर। तो अपने आप ये 30,000 का बैलेंसिंग फिगर अनसर्टिफाइड आ जाएगा। यानी अब तक हम डेबिट क्रेडिट के आइटम्स लिखते थे, वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, प्रॉफिट आता था। अब अगर मैं आपको ये प्रॉफिट दे दूंगा, अनसर्टिफाइड मिसिंग है, वो ढूंढने को कह दूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पुट कर दो तो वो बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये चीज है। तो वो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस तरह के 2 क्वेश्चंस हैं इस नोट्स में, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट है, बना रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है देखते हैं। हमें कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मटेरियल साइट पे कितना बचा पड़ा है, मटेरियल एट साइट, मटेरियल साइट पे 10,000 का बचा हुआ है, और प्लांट 40 का बचा हुआ है, प्लांट एट साइट आफ्टर डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन लगाने के बाद, एट द रेट 20% 40। तो आप मुझे ये बता दो ना, प्लांट कितने का लगाया होगा, जो प्लांट लगाया होगा वो कितने का होगा। तो सिंपल कि लेट कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड 100 है, तो WDV नहीं, डेप्रीसिएशन की रेट, डेप्रीसिएशन कितने परसेंट है 20, तो WDV कितनी है इसका मतलब एट साइट बची हुई 80। तो अगर एट साइट 80 का बचा है तो लगाया कितने का 100, और अगर एट साइड 40 का बचा हुआ है तो इट मीन्स आपने प्लांट लगाया होगा, इश्यू किया होगा 50,000 वाला ना, चेक कर लो, चाहे 50 का 20% काट के 40,000 का बचा हुआ है, ठीक। वैसे कह रहा है कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितने लगाया आपने, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीनों का टोटल 150 है, रेशो किस में 3:1 के प्रपोर्शन में लगाते हो, ये कह रहा है। यानी 75 का मटेरियल, 50 की लेबर, 25 के ओवरहेड। इसमें क्या खास बात है, ये तो रेशो दे रखा है। आगे चलो, फिर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,50,000 का है, ओके। हमें कह रहा है वर्क सर्टिफाइड कितना है, आर्किटेक्ट ने 15 दिन पहले वर्क सर्टिफाइड किया,
वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट साहब, वर्क सर्टिफाइड है 4/5, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2.5 लाख रुपए। 250 का 4/5 यानी कि 2 लाख का वर्क क्या है? सर्टिफाइड। 4/5 2.5 लाख का, 2 लाख का वर्क सर्टिफाइड उसने मुझे दे रखा है, अनसर्टिफाइड मिसिंग है। तो अभी मैं कर रहा था बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में, वर्क सर्टिफाइड तो कितने का है? 2 लाख, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट मिसिंग है। पर हाँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट लेके जाते हैं वो गिवन है। अब आप देखो, अगर मैं ये चीज दे देता तो प्रॉफिट मिसिंग होता, प्रॉफिट ढूंढते। अब ये प्रॉफिट गिवन है हमें, कितने रुपए का है? 75। तो अब क्या रह गया इसमें ढूंढना? कोई भी दिक्कत नहीं है। इस साइड का टोटल देखो, 150 + 50 + 75 कितना है? 2,75,000। इधर भी 2,75,000, कम कर दो इसमें से 50, यानी कि ये 2,25,000। यहाँ से देखो तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर ये वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो उसमें से 2 लाख का वर्क सर्टिफाइड है, तो 25 की बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? यहाँ से अनसर्टिफाइड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो वर्क अनसर्टिफाइड कितने रुपए का है? 25 बैलेंसिंग फिगर पता लग गया। ये पूछ रहा था। आपको वैसे कैश कितना मिला है? अगर मैं कॉन्ट्रैक्टी और वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाऊं तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में तो कुछ ज़्यादा रहता नहीं। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितने रुपए? 225, बस ये बैलेंस आ गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,25,000, ये खत्म हो गया। ठीक है। देन आफ्टर आप यहां पे कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी से कितना कैश आपको मिल गया है? बाय कैश अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी से वर्क सर्टिफाइड 2 लाख का है, तो हमें कैश मिला है कितने %? क्वेश्चन में कह रहा है 80, 160 मिल गया, 20%, यानी 40,000 रिटेंशन मनी है। रिटेंशन मनी उन्होंने रोक लिया पैसा, उन्होंने वर्क सर्टिफाइड का 20% रोक लिया है, 80% पेड है पूरे में से, तो 20% रोक लिया है, यानी कि 2 लाख का 20% 40,000 पे उन्होंने अभी हमें नहीं दिया है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 160, हमें ये बैलेंस यानी कि 160 ही एडवांस मिला है 2 लाख में से। आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग जितना काम हुआ उतने भी नहीं मिले, पैसे रोक लिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अनसर्टिफाइड मिसिंग फिगर से अपन ने फाइंड आउट कर दिया था। तो एक तरह से बेसिक क्वेश्चन ये है, 4 अभी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 ये कवर हो गए अपने इस टॉपिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं आप होमवर्क में ट्राई, 9 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कर सकते हैं आप, 13, क्योंकि अभी कंसेप्ट अभी चल रहा है ना इसका, तो एस्टिमेटेड वाले अभी करेंगे तो क्वेश्चन और भी अच्छे से हो जाएंगे। अभी आप यही क्वेश्चन कर सकते हैं फिलहाल। देन आफ्टर उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट के क्वेश्चंस हैं, तो फिलहाल आप ये क्वेश्चन करो, आपका ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें एक स्टेप और ऐड करेंगे। तो 1, 2, 3, 5, 9 एंड 13 ये क्वेश्चन कवर कर लो, फिर देखते हैं आप इसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर और इस कंसेप्ट को ऐड ऑन करेंगे। थैंक यू।